कुछ इस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता, ये कहा जाए मोदी सरकार को यह संदेश भेजा है। सुनिए संजय सिंह की जुबानी अरविंद केजरीवाल क्या कहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक संदेश भेजा है। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। तो अरविंद केजरीवाल के इस शाहरुख खान नुमा अंदाज के बारे में चर्चा कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैलियां कर रहे हैं और इस मौके पर तेजस्वी यादव, जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द बने हुए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 सवाल। वो 10 सवाल क्या हैं, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। मगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो वादे बिहार को किए गए थे वो तो प्रधानमंत्री पूरा नहीं करने वाले हैं, मगर इस मौके का इस्तेमाल भी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें और उनके परिवार को गाली देने के लिए करेंगे। तेजस्वी यादव सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे 10 सवाल हैं, क्या प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब देंगे? और वो 10-10 सवाल क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है तब आपकी नजर में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? आपके अनुसार 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, अशोक चौहान, पूरे नाम गिना दिए 23 नेताओं के, ये जैसे ही भाजपा में आते हैं तो ये महाभ्रष्ट से महा ईमानदार कैसे बन जाते हैं? सवाल नंबर 2 जो पूछते हैं तेजस्वी, प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश कुमार में हुए 33 घोटाले की आपने एक लंबी सूची तैयार की थी। आप इस सूची को गिनाते थे। क्या आप अब भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? सवाल नंबर 3, प्रधानमंत्री जी, क्या आप एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से लेकर 2005 तथा 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे या आपने यह अध्ययन किया है? विशेषतः उन 15 सालों का जब आपकी पार्टी यहां सरकार में थी। क्या आप एनसीआरबी के प्रतिवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? सवाल नंबर 4, क्या आप नहीं जानते कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य व विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने के बजाय भूतकाल का भूत इसीलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार पर सवाल ना कर सके। यह बात सच है ना? सवाल नंबर 5, प्रधानमंत्री जी, क्या यह सच है कि आप बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी कहते हैं? सवाल नंबर 6 दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर है, जिसमें तेजस्वी यादव ये पूछ रहे हैं कि आपने 5 साल इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों चलवाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सवाल नंबर 7, आपके तमाम सांसद नेता संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? सवाल नंबर 8, हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण सीमा 75% तक बढ़ाई तथा केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। आपने महीने बीतने के बाद भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया? आप आरक्षण के खिलाफ हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। और यह है उनका सवाल नंबर 9, प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 सालों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरी दी? क्योंकि नौकरियों का इंतजार करते करते यहां के जो युवा हैं वो ओवर एज हो रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, मगर आप इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं। सवाल नंबर 10 और आखिरी सवाल गौर कीजिएगा। तेजस्वी पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी, 10 साल पहले आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रति साल
विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहारियों को किया था। क्या आप अब भी उस वादे पर कायम हैं या फिर आपने उसे त्याग दिया? तो ये वो 10 सवाल हैं जो तेजस्वी यादव जो हैं सीधे पूछ रहे हैं, किसी और से नहीं, प्रधानमंत्री से, जो आज बिहार में रैलियां कर रहे हैं। तो एक तरफ तेजस्वी के ये 10 सवाल, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का बवाल, जहां वो ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट। संजय सिंह ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई बड़ी बातों का दावा किया। उन्होंने कहा कि खूंखार अपराधियों तक को सुविधाएं मिलती हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने की सहूलियत मिलती है, मगर अरविंद केजरीवाल से वो सब छीन लिया गया। चलिए जेल की बातें खोल दूं आपको। हाँ बताइए ना। खोलो। उसी जेल नंबर 2 में देश का एक कुख्यात अपराधी है जिससे उनका परिवार और वकील डायरेक्ट में मिलने जाते हैं। ज्यादा मत खुलवाइए, मैं रह के आया हूं 6 महीने। और किसकी किसकी मुलाकात ऑफिस में होती है उसकी लिस्ट बोल दूंगा तो फिर, और इसलिए मैं जेल प्रशासन को तो जान रहा हूं कि वो एक मोहरा है, मैं उनका नाम क्यों लूं, लेकिन मुलाकात होती है। और ये मैं कह रहा हूं 6 महीने रह के आया हूं, इस आधार पे कह रहा हूं कि ऑफिस में मुलाकात होती है, जेल में मुलाकात होती है, बहुत सारे लोगों की मुलाकात होती है, और एक कुख्यात अपराधी की मुलाकात उसके बैरक में होती है, उसके वकील से, उसकी पत्नी से। तो नाम भी बता दीजिए। छोड़ दीजिए सर, आप पता कीजिए कुछ काम, विदेश से लाया गया यही पकड़ा गया। कुछ काम आप कीजिए, सर एक सवाल, कुछ काम आप कीजिए, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मौका लगे तो पूछ लीजिएगा कि भाई वो कुख्यात अपराधी से भी खतरनाक केजरीवाल है क्या? ये तो बता। बकौल संजय सिंह, दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ जो ये बर्ताव हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, आइए सुनते हैं। देखिए, सर्वे के परिणाम कई बार बदलते हैं। मुझे याद है कि पहला चुनाव जब हम लोग 13 में जीत रहे थे तो हमें उस समय 5 सीट 3 सीट ऐसे लोग दिखा रहे थे, कोई कोई तो 0 भी दिखा रहा था। पहली बार 28 आई, दूसरी बार बीजेपी को 42 दिखा रहे थे, हमको फिर हारता हुआ दिखा रहे थे तो हमारी 67 आई। तो इसलिए जहां तक सर्वे के परिणाम का सवाल है वो कई बार परिवर्तित होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि देश की जनता महंगाई, किसानी, बेरोजगारी, इन सवालों पर अगर वोट देगी तो बीजेपी के खिलाफ वोट देगी और बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। और दिल्ली में तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दिल्ली में तो लोग ये देख रहे हैं कि उनके बेटे, उनके भाई के साथ क्या कर रही है बीजेपी। तो ये एक सवाल है। संजय सिंह कहते हैं कि केंद्र सरकार का जो रवैया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है वो दुर्भावनापूर्ण है, नफरत भरी हुई है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? बकौल संजय सिंह, आपने दिल्ली और पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्रियों की मुलाकात आतंकवादियों की तरह करवाई, क्योंकि कल ही आपको याद है भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी दोस्तों, और यह मुलाकात आमने सामने एक कमरे के अंदर नहीं बल्कि शीशे की दीवार बीच में थी, और 2 मुख्यमंत्रियों के बीच में ऐसी मुलाकात हुई। संजय सिंह ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? संजय जी, तिहाड़ जेल के बारे में आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत तरह का व्यवहार हो रहा है। तिहाड़ जेल का ये कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये मुलाकात करवाई गई है, और वो जो नियम बनाए हैं वो दिल्ली सरकार ने ही बनाए हैं, एकदम उसी ठीक को हम लोग फॉलो किए। प्रधानमंत्री उसमें 602 और 605 पढ़ लीजिए, आपने, मैंने पिछली बार भी बोला था 602 और 60, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक नाम आप पूछिए कि किस मुख्यमंत्री, एक नाम तो पूछे कि जब से तिहाड़ जेल बनी है तब से इस तरह से आतंकवादियों की तरह ऐसे बीच में शीशे की दीवार बना के आपने किस मुख्यमंत्री की मुलाकात की? इतना सवाल तो आपका बनता है मेरे ख्याल से तिहाड़ प्रशासन से। उनको नाम बताने दीजिए, उनसे पूछिए तो कि भैया किस मुख्यमंत्री की मुलाकात आपने इस तरह से कराई है आज के पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल के प्रति नफरत, दुर्भावना और एक आपका
तानाशाही का रवैया है। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एएनआई को इंटरव्यू दिया उस पर भी करारा हमला बोला है। संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कल भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, काफी विस्तार से इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि भारत की आजादी के बाद देश का एक प्रधानमंत्री आजादी के बाद के हुए सबसे बड़े महाघोटाले को खुलेआम डिफेंड कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ली गई रिश्वत को, इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले को, जिसमें सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, उस घोटाले और उस भ्रष्टाचार को देश के प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उसके पक्ष में खड़े हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे किसने निर्णय दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने अवैध कहा? किसी पॉलिटिकल पार्टी में ने नहीं कहा प्रधानमंत्री जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और अवैध है। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री को देश के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने के लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को डिफेंड करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खुलेआम आपकी पार्टी ने रिश्वत लिया। 3 बार आपने प्रयास किया कि एक घोटाला खुलने ना पाए। वो तो धन्यवाद है सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा नहीं, देश के सामने जाहिर करो किस कंपनी ने तुम्हें कितना पैसा, कितना रिश्वत, कितना घोटाले का रकम आपको दिया है। और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, संजय सिंह ने पूरा विश्वास जतलाया कि तानाशाही के खिलाफ हम अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे। सुनते हैं। देखिए, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करने में कांग्रेस पार्टी ने विलंब किया, तो जैसे ही कैंडिडेट उनका डिक्लेयर हो गया है, हम लोग बातचीत करके और जो भी एक संयुक्त रणनीति होगी, और हमने तो हमेशा कहा है 7 सीटें में जीतना है, संयुक्त रणनीति बना के हम लोग काम करेंगे। और इसमें कोई सवाल ही नहीं है, जहां जहां उनके कैंडिडेट है हम सपोर्ट करेंगे, जहां हमारे हैं उनके लोग सपोर्ट करेंगे। तो आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों कि 29 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल में बने रहना है। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 24 अप्रैल ये वो तारीख है जब ईडी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है अरविंद केजरीवाल की अपील पर, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बड़ा सवाल यह कि अगर 29 अप्रैल के बाद भी अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा तो क्या आम आदमी पार्टी के हौसले टूट जाएंगे? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश लगातार कर रही है, रोज कोई ना कोई शगुफा। और आज जिस तरह से संजय सिंह ने दावा किया कि मैं आतंकवादी नहीं हूं केजरीवाल की तरफ से, इसके मायनों को समझिए। क्योंकि अब तक उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो प्रमाणित नहीं हुए हैं, मगर वो जेल के अंदर हैं। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, संजय सिंह भी जेल के अंदर थे, मगर वो बाहर आ गए। कहने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि पूरे चुनावों में अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए ताकि वो चुनावी प्रचार के लिए बाहर ना सकें, पार्टी का मनोबल टूट जाए। मगर कम से कम अब तक आम आदमी पार्टी ने इस बात का सबूत नहीं दिया है। मगर वक्त तेजी से बढ़ता जा रहा है और ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।